अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान और आप देख रहे हैं मेरे सवाल। नाज़रीन, मेरे कप्तान ने इस्लामाबाद की अदालत में आज एतराफ़ किया कि उन्होंने शौकत खानम हस्पताल के लिए जमा शुदा चंदे की रकम एक निजी हाउसिंग स्कीम में इन्वेस्ट कर दी थी। मेरे कप्तान ने उस केस की समाअत के दौरान किया जो उन्होंने ख्वाजा आसिफ के खिलाफ दायर कर रखा है। ख्वाजा आसिफ ने 11 बरस कबल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये इल्ज़ाम लगाया था कि मेरे कप्तान ने बैरून मुल्क से जमा होने वाला $3 मिलियन फंड बैरून मुल्क ही लगा दिया है और ये पैसे पाकिस्तान नहीं आए। सुनिए ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा। नाज़रीन, ख्वाजा आसिफ ने ये इल्ज़ामात बाद में मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के टॉक शोज में भी दोहराए। मेरे कप्तान ने ख्वाजा आसिफ के इस इल्ज़ाम के बाद 15 नवंबर 2012 को उन पर 10 अरब रुपए हर्जाने का केस दायर कर दिया। ये केस उस वक्त से लेकर अब तक चल रहा है। मेरे कप्तान के वकील ने इस केस में इतनी बार इल्तवा मांगा कि सितंबर 2022 में एडिशनल सेशन जज अदनान खान मेरे कप्तान को हाजिर न होने पर 5000 रुपए जुर्माना भी कर बैठे। नाज़रीन, आज मेरे कप्तान इस केस में वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश हुए, जहां उन पर ख्वाजा आसिफ के वकील ने जिरा की। इस अदालती कार्रवाई की खास बात मेरे कप्तान का ये तस्लीम करना था कि शौकत खानम के फंड के लिए इकट्ठे किए गए $3 मिलियन सरमायाकारी के लिए इस्तेमाल हुए। कार्रवाई के हवाले से बात करेंगे। इस वक्त ख्वाजा आसिफ के वकील और सीनियर कानूनदान हैदर रसूल मिर्जा साहब हमारे साथ मौजूद है और हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून से आबिद शेर अली साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शर्मीला फारूकी साहब और सीनियर तज्जियाकार आमिर ज़िया साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। हैदर रसूल मिर्जा साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आज आपने इमरान खान साहब के ऊपर जिरा की और तकरीबन बताया गया है 1.25 घंटे से 1.5 घंटे के दरमियान ये जिरा हुई है। क्या सवालात किए आपने और क्या क्या जवाब मिला आपको? अस्सलाम वालेकुम मंसूर। आज अदालत में जी लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग जो थी वो थी रिगार्डिंग द इन्वेस्टमेंट ऑफ $3 मिलियन जो शौकत खानम की इन्वेस्टमेंट हुई purportedly in a housing project in Oman। ये तफसील उनकी ऑडिट रिपोर्ट में जिक्र आता है कि ये पैसे उधर इन्वेस्ट हुए थ्रू 2 ऑफशोर कंपनीज और उन ऑफशोर कंपनीज के जरिए जो इन्वेस्टमेंट हुई उनको जो होल्डिंग कंपनी ओन करती है उसके जो सीईओ हैं वो साहब जो थे वो उस इन्वेस्टमेंट कमेटी का हिस्सा थे जिसने ये फैसला किया कि ये पैसे उन्हीं के हाउसिंग प्रोजेक्ट जिसके अंदर उनकी कंपनीज इन्वेस्ट कर रही थी उसी में इन्वेस्ट हों। तो इन सवालात को हमने उनके सामने रखा जिसपे ये मालूम हुआ कि खान साहब के मुताबिक शौकत खानम के बोर्ड को 1 साल के बाद पता लगा कि एक साहब जो कि उनकी इन्वेस्टमेंट कमेटी के मेंबर हैं उन्हीं की कंपनी से मुतल्लिका ये इन्वेस्टमेंट है। और हमारा बेसिकली ख्वाजा आसिफ साहब का मौक़िफ़ ये है कि ये एक नॉन ट्रांसपेरेंट तरीके से इन्वेस्टमेंट हुई और इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। खान साहब का इससे इख्तलाफ है, वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है। तो ये सवालात थे जिनके ऊपर हमें जवाब मिले और ये बात भी रिकॉर्ड के ऊपर है कि ये जो पैसे गए ये रियल एस्टेट में जब उसमें स्लम्प आया और वो पैसे थोड़े फंस गए जब तो तब बोर्ड ने इसके अंदर इंक्वायर किया, ऑडिटर्स ने इस बात को उजागर किया तो पता लगा कि ये एक साहब उन्हीं के कंपनी से मुतल्लिका ये इन्वेस्टमेंट है जो शौकत खानम के पैसों से हुई है। और फिर ये रिकॉर्ड का हिस्सा है कि 7 साल के बाद वो पैसे आए और इन इश्यूज के ऊपर हमने ये सवालात किए और ये जवाब आते हैं। अच्छा हैदर साहब, ये बताइएगा कि जब क्या ये सवाल भी आपकी जानिब से किया गया था कि जब ये पैसे एक्चुअली इन्वेस्ट हुए थे तो उस वक्त डॉलर का रेट 60 रुपए था और जब ये पैसे वापस आए तब तक डॉलर का रेट भी बहुत बढ़ चुका था, लेकिन पैसे जितने डॉलरों में गए थे उतने ही डॉलर वापस आए? नहीं, ऐसा कोई सवाल ये डॉलर के रेट के मुताबिक आज कोई ऐसा सवाल नहीं हुआ। असल जो हमारी लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग है वो यही है कि जब वो पैसे गए और फिर वो पैसे फंस गए तो वो 7 साल एक प्रोजेक्ट से मुतल्लिका परपोर्टेडली वो पैसे रहे और वो 7 साल के बाद पैसे आए और वो पैसे हमारा ये मौक़िफ़ है कि तब आए जब ख्वाजा आसिफ साहब ने इस तमाम इन्वेस्टमेंट के ऊपर कुछ इश्यूज खड़े किए, कुछ सवालात उठाए, तो उसके बाद ये पैसे वापस आए टाइमलाइन के मुताबिक जो रिकॉर्ड पे है। और आखिरी तो जी बोलिए। जी, इन्हीं मामलात के ऊपर सवाल जवाब हुए जिसका सारा रिकॉर्ड पे अदालत के सामने कुछ। और ये भी हैदर साहब बस आखिरी सवाल ये बताइएगा कि ये केस एक्चुअली 2012 से आई बिलीव चल रहा है और 10 साल से भी ज्यादा हो गए हैं, ये इसको इतने डिले क्यों हुआ है, इतनी देर क्यों लग गई?
ये जी, ये तो जिनका दावा है उन्होंने ही केस को जल्दी चलाना था। ये जब खान साहब वजीर आजम थे तब ये ख्वाजा आसिफ साहब जब नैब की हिरासत में थे तब उनकी गैर मौजूदगी में शहादत रिकॉर्ड हुई, उनको जिरा का मौका नहीं मिला, फिर हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाना पड़ा, उधर से इजाज़त ली कि हम जिरा कर सकें, फिर हम वापस इधर आए और उसके बाद से बगैर किसी गैर ज़रूरी डिले के ये मामला चल रहा है। कुछ पेशियों पे वो नहीं आ सके, लेकिन ये मामला अब चल रहा है तो उम्मीद है कि ये जल्द खत्म हो जाएगा। और आपकी जो जिरा है वो अब अगली तारीख में भी कंटिन्यू करेगी? जी, अगली तारीख पे कंटिन्यू करेगी और हमारी कोशिश ये होगी कि ये जिरा अगली तारीख पे मुकम्मल हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हैदर रसूल मिर्ज़ा साहब आपका। नाज़रीन, हैदर रसूल जो वकील हैं ख्वाजा आसिफ साहब के, आज की जिरा की वो तफसीलात हमारे साथ शेयर कर रहे थे। जो सियासी मामला अपनी जगह चल रहे हैं, वहीं पे इमरान खान साहब बार बार इस बात का तस्करा करते हैं कि उन्हें नाअहल किया जा सकता है अगले इलेक्शन से पहले, लेकिन उनके जो मुखालफिन हैं उनका ये मानना है कि इमरान खान साहब के ऊपर जो केसेस हुए हुए हैं वो बड़े संगीन नौइयत के हैं और उसके अंदर नाअहली भी उनकी हो सकती है। क्या ये नाअहली सिर्फ सियासी बुनियादों के ऊपर होगी या कानूनी तौर पर भी बाकी ठोस मवाद ऐसा मौजूद है जो कानूनी तौर पे इमरान खान साहब के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है? और अगर इमरान खान साहब नाअहल हो गए तो पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा फिर क्या एक तस्वीर पेश करेगा? इस पर मजीद गुफ्तगू करते हैं। जो मौजूदा सियासी हालात हैं उसके बारे में भी बात करते हैं। शर्मिला फारूकी साहब पीपल्स पार्टी से, मुस्लिम लीग नून से आबिद शेर अली साहब और सीनियर तज्ज़ियाकार आमिर जाज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद शेर अली साहब, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा। ये सब जो भी मामला चल रहे हैं, कानूनी मामला चल रहे हैं, बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं इमरान खान साहब के ऊपर और ये कहा जा रहा है कि उनकी नाअहली भी हो सकती है। उनको खुद भी इस बात का डर है। पार्टी के उनके दीगर रहनुमा भी ये कह रहे हैं कि उन्हें नाअहल करवाने की कोशिश की जा रही है। आपकी पार्टी के अपने सरबरा भी जो है 2017 के अंदर जब उन्हें नाअहल किया गया था तो उस वक्त आप लोगों ने भी कहा था कि कानूनी तौर पर नवाज शरीफ साहब को माइनस करने की कोशिश की जा रही है और उनको इसीलिए जो है नाअहल किया गया है। अब इमरान खान साहब भी यही गिला कर रहे हैं, तो सर आप दोनों तो एक ही कश्ती में सवार नहीं है। मंसूर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नवाज शरीफ साहब को तो एक मज़े का और भोंडे मजाक के साथ उनको बाहर निकाला गया। नवाज शरीफ साहब के ऊपर जो एक पंडोरा बॉक्स खोला गया पनामा का, लेकिन अकामा की बुनियाद पर निकाला गया। मेरा बुनियादी सवाल ये है, कानूनी तौर पर इमरान खान की जो सदकात की जो चोरी पकड़ी गई है, ये $3 मिलियन है जो सामने है। अभी वकील साहब फरमा रहे थे, मैंने मुनासिब नहीं समझा, मैं चाहता था उनसे पूछूं कि जो $3 मिलियन की उन्होंने ऑफशोर कंपनीज के ज़रिए ज़कात सदकात, पहले तो वो इसको मानते नहीं थे कि मैंने कोई इन्वेस्टमेंट की। सबसे बड़ा झूठ तो उन्होंने ये बोला। जब आप जिरा की गई कवायद और जो सबूत थे वो अदालत उज़्मा में पेश किए गए, तो जो लोग, मेरा मंसूर भाई ये सवाल है, आपको भी बड़ी गालियां पड़ती हैं सोशल मीडिया पे, मुझे उम्मीद है कि इस प्रोग्राम के बाद मज़ीद आपको गालियां पड़ेंगी। ये जो आप गालियां खाते हैं, मेरा उन पीटीआई के लोगों से जो ज़कात देते हैं, जो सदका खैरात करते हैं, जिन्होंने अपने बच्चों के घर वालों के जेवरात बेच के कैंसर के मरीज़ों के इलाज के लिए पैसा दिया। अब बकौल इमरान खान के आज जो उन्होंने अदालत में माना कि ये $3 मिलियन जो ज़कात और आए वो उन्होंने इन्वेस्ट कर दिए। अभी आपने फरमाया कि वो जो स्लम पाया उसमें नुकसान हो गया। आज तक मेरी इतला के मुताबिक लोगों की कमर वहाँ पे सीधी नहीं हो सकी। तो मंसूर भाई, जो वो पैसे मट्टी में मिल गए, जो ये इमरान खान ने $3 मिलियन वापस किए, ये किन लोगों से लेकर किए? क्या वो जो $3 मिलियन जिसको वो मट्टी कर दिया गया, लोगों के ज़कात सदकात के पैसे थे, क्या उसका एहतसाब होगा? क्या इमरान खान का बनी गाला घर बेचकर वो लोगों के जो पैसे जो सदकात के दिए गए थे वो शौकत खानम में जमा कराए जाए ताकि जो इंसाफ हो जाए? तो ये तो कह देना कि जी वकील साहब ने कि वो पैसे 7 साल के बाद आ गए। मेरा ये बड़ा ज़रूरी सवाल है कि जो 7 साल पहले भी इन्होंने अपने 3 अकाउंट अपने नाम के अमेरिका में बनाए हुए, मंसूर साहब, वो पैसे उधर से आते हैं, 3 अकाउंट को फिर मर्ज करते हैं। ये लोगों से कैश लेते हैं, ये चेक नहीं लेते।
ये लोगों से कैश लेते हैं, उसको जमा करवा के जो बाइडेन का निज़ाम है, ये सारा ही नमल यूनिवर्सिटी का भी अभी लेंगे, ये सारे फ्रॉड इसके मंजर आम पर आ जाएंगे। ये नहायत ही झूठा फ्रॉडिया आदमी अब लोगों का ज़हन बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको माइनस करने की कोशिश की जा रही है। बात ये है मंसूर भाई, अगर इसने चोरी की, ये चोर पहले शोर मचा रहा है कि इसको माइनस किया जाएगा। ये माइनस कानून के मुताबिक होगा, ये आइन के मुताबिक होगा। इसकी चोरी जो इसकी कन्फेशनल स्टेटमेंट आई है अदालत उज़्मा में, ये उसके मुताबिक होगा। ये फॉरेन फंडिंग का जो संगीन इल्ज़ामात है इसके ऊपर, ये चोर ने उसका जवाब नहीं दिया। लोगों के पैसों से अपनी अय्याशियां करता रहा, लोगों के पैसों से ये दुनिया में घूमता रहा, लोगों के पैसों से ये अपने बड़ी गाला के महल को चलाता रहा, लोगों के पैसों से, ज़ुकात के पैसों से, खैरात के पैसों से ये ज़मान पार्क का घर चलाता रहा। मैं ये आपसे सवाल पूछने के मैं हक बजानब हूँ कि ये पाकिस्तान के लोगों का, टैक्स पेयर के लोगों का ज़ुकात का पैसा खाता रहा, ये उनकी खाल चोरियों, ये खाल के पैसे खाता रहा। मंसूर भाई, ये पता नहीं कब्र में अल्लाह ताला इसके साथ क्या हिसाब और जज़ा करेगा। मैं आपसे यही सवाल करता हूं कि पाकिस्तान की कौम एक सेकंड, ये हमें झूठा कहता रहा, हमें चोर कहता रहा, हमें एक साइड पर रखिए। इसकी ज़कात चोरी तो आज साबित हो गई, आज पूरी कौम ने देख लिया। ये सिर्फ वो $3 मिलियन है जो आज ख्वाजा आसिफ पे, तो वो सैकड़ों $मिलियन जो जिसका अकाउंट नहीं बना हुआ, जिसका हिसाब किताब नहीं है। मंसूर भाई, जब फॉरेन फंडिंग के केस की तहकीकात होगी तो ये सुराग बड़ी दूर तक जाएगा। इसका मकरू चेहरा इंशाअल्लाह इसी का सवाल करने की कोशिश कर रहा हूँ। आमिर जाज साहब, आमिर जाज साहब, ये सर मामला, ये जिन केसेस की बात हो रही है, ये तो चले ये जो, क्योंकि ये केस तो इमरान खान साहब ने किया हुआ ख्वाजा आसिफ साहब के ऊपर, जिसके अंदर आज उन्होंने इस बात का इतराफ़ किया कि हाँ जी $30 लाख जो है वो वाकई इन्वेस्ट किया गया था। लेकिन अगर दीगर केसेस भी आप उठा के देखें, तोशाखाना केस है, ममनुआ फंडिंग केस है, मुबैना बेटी का एक केस है वो भी उनके ऊपर चल रहा है, तौहीन इलेक्शन कमीशन का एक केस है जो उनके ऊपर चल रहा है, कुछ केसेस के अंदर जो है वो इनकी पार्टी चेयरमैनशिप का भी एक मामला है, बहुत से संगीन केसेस हैं। लेकिन इमरान खान साहब का फिर भी ये कहना है कि जी मुझे जो है वो डिलिबरेटली नाअहल करवाने की कोशिश की है, मुझे पूरे पॉलिटिकल सर्कल से निकालने की कोशिश की जा रही है। सर, वाकई पॉलिटिकल सर्कल से निकालने की कोशिश की जा रही है, या आप समझते हैं कि इन केसेस में वाकई ठोस मवाद मौजूद है और कानूनी तौर पर इमरान खान साहब को फेस करना चाहिए? अच्छा, बड़ा ही अच्छा होता है कि इमरान खान के वकील जो हैं वो इस चीज़ की तफसीलात करते। बतौर साफ़ी मेरे जहन में एक सवाल है मंसूर, और आपके जहन में भी यकीनन होगा, वो ये कि क्या अगर किसी उसके लिए प्रोजेक्ट के लिए आप ह्यूमैनिटेरियन प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग अगर आप रेज़ करते हैं तो क्या उसको मुस्तकिल आमदनी के लिए कहीं पर इन्वेस्ट करना इलीगल है? ये एक सवाल है, मुझे नहीं पता है कि इसका क्या जवाब होगा। अगर वो उसी प्रोजेक्ट के लिए, अगर फ़र्ज़ करें कि शौकत खानम अस्पताल के लिए उन्होंने जो है जो भी XYZ अमाउंट जो है उसके नाम पे जमा कराई कि जिससे एक मुस्तकिल आमदनी होती रहेगी, तो ये होता है, मतलब बहुत सारे सोशल वेलफेयर के इदारे करते हैं, तो मुझे नहीं पता इसके स्टेटस क्या है। चोरी वो होती है कि अगर आप उसको अपने ज़ाती इस्तेमाल में लिया है, इरेगुलरिटी हो सकती है, वो यकीन अगर नोटिस ले लिया उनके बोर्ड ने उस पर कार्रवाई करें। लेकिन सवाल ये कि क्या वाकई ये इलीगल चीज़ है? ये एक बड़ा मेरे नजदीक, अगर वो काश वकील साहब होते तो मैं उनसे पूछता कि क्या वाकई ऐसा है। और उसमें जी मैं आज से जो कार्रवाई हुई ना आमिर साहब, उसमें ये हुई है, उसमें ये बताया गया है कि बेसिकली वो जो इन्वेस्टमेंट हुई थी वो अलिजिडली बोर्ड के एक मेंबर की ही स्कीम थी जिसके अंदर ये पैसे इन्वेस्ट हुए थे। सो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी यहाँ पे आता है कि बोर्ड के अपने मेंबर के अपने ही प्रोजेक्ट के अंदर पैसे किस तरह इन्वेस्ट हो सकते हैं। जी, मैंने वही अर्ज़ किया कि वो इरेगुलरिटी हो सकती है, पर उसमें ये देखना होता है कि जो चोरी का इतना बड़ा, हम मुंह भर के कह रहे थे जी चोरी की, कि क्या इमरान खान ने उससे अपना किचन चलाया, क्या किया उन्होंने, क्या वाकई वो खा गए, क्या हुआ? तो मेरे ख्याल में इन चीज़ों को ज़रा सा जब तक वाज़ेह नहीं हो जाता तो मैं इससे ज़रा सा कंजर्वेटिव मेरा एक स्टांस होगा। और अच्छा, बड़ी दिलचस्प बात यह कि इमरान खान पर जो तोशाखाना का संगीन केस है, तो अब जो बकौल हमारे दोस्तों के जी बड़ा संगीन केस है, मेरा सवाल है कि तोशाखाना का तो केस तमाम के तमाम हमारे जो
प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर बने हैं उन सब पे बनता है। और आप देखें कि उसकी तफसीलात देने से लोगों ने मना किया कि जी हालात जो है बड़े ख़राब हो जाएंगे हमारे। इमरान खान के केस में नहीं होंगे वो फॉरेन रिलेशन हमारे मुतासिर, लेकिन जो बाकियों को बताएंगे, गिलानी साहब को बताएंगे, नवाज शरीफ साहब को बताएंगे, जरदारी का बताएंगे, तारड़ साहब को बताएंगे और दीगर XYZ जो लोग हैं, उससे जो है मतलब है खारजी ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे। तो एक सवालिया निशान है। अच्छा, उसी तरह मैं समझता हूँ कि फॉरेन फंडिंग का केस हुआ या एक उनकी जो मुबैना बेटी की जो बात है, ये मतलब है ये तो खैर आई डोंट नो कि कितने संजीदा केसेस हैं, लेकिन हमारे मुल्क में बड़ी मज़े की रिवायत है। और वही जैसे इसकी मिसाल मिलती है कि सलमान शहबाज साहब माशाल्लाह बरी हो गए, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, पूरी शरीफ ख़ानदान जो है। उससे पहले मतलब है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हुए, उनके दूसरे फर्जंद हुए। आप देखें कि पूरी तवील कतार है कि जो लोग हमारे यहाँ मतलब है अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम थे, और ये भी इल्ज़ाम था कि जी एवन फील्ड किस तरह से बना, कहाँ से गया। तो ये तमाम सीरियस चार्जेस हैं, लेकिन हमारा क्योंकि अदालती निज़ाम ऐसा है, तो मैं वही हुआ कि मुझे तो कभी नहीं लगा कि वाइट कॉलर क्राइम में किसी को सज़ा हुई हो। जो नवाज शरीफ साहब को हुई, मतलब है जो इंटेंसिटी थी केस की, उसके मुताबिक उनका केस ख़राब किया गया, उनको एक छोटे से मामले में सज़ा दे दी गई, बड़े मामले में बचा लिया गया। बहुत सारे कानूनदान ये भी कहते हैं। तो हमारी बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि अगर आपके पास धन दौलत है और आप एक सियासी रसूख रखते हैं, मंसूर साहब आप मुझसे बेहतर जानते हैं, माशाल्लाह बहुत ज़हीन, आपकी बड़ी जीरक निगाहें चीज़ों पर, तो लोग निकल जाते हैं बड़े आराम से वो कानून के जाले को तोड़ के। कोई मुझे एक बता दें कि वाइट कॉलर क्राइम में कोई बड़ा आदमी या तुम तस्लीम कर लें कि पाकिस्तान ईमानदार लोगों का मुल्क है, यहाँ पे कभी जो है लूट मार नहीं हुई, कभी यहाँ पर जो है कमीशन नहीं लिया गया, कभी यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई। अगर ऐसा है तो चले फिर तो ये बड़ा वैलिड पॉइंट है, ये बड़ा वैलिड पॉइंट है आपने जो रेज किया है। मैं शर्मिला फारूकी साहबा के सामने यही आपका ही सवाल रखना चाहूंगा। शर्मिला साहबा, ये तो हकीकत है कि तोशा खाना के हवाले से आमिर साहब सही कह रहे हैं कि इमरान खान के खिलाफ तो जो है वो कार्रवाई हो रही है, सवाल उठाया जा रहा है, लेकिन जब बात आती है जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने क्या लिया, आसिफ अली जरदारी साहब ने क्या लिया, और माजी के अंदर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने क्या लिया, तो और इसी तरह मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के हवाले से भी तो हुकूमत जाके कोर्ट के अंदर ये स्टांस लेती है कि जी अगर हमने ये तफसीलात शेयर की तो पाकिस्तान के खारजी ताल्लुकात के ऊपर असर पड़ सकता है। तो एहतसाब हो तो फिर सबका होना चाहिए। जी शुक्रिया खान साहब। देखिए, पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब ने अगर तोशा खाना से चीज़ें ख़रीदी हैं एट अ स्टिपुलेटेड रेगुलेटेड प्राइस, तो वो गलत काम नहीं किया। गलत काम वहाँ पर हुआ है जहाँ पर उन्होंने वो चीज़ें छुपाई हैं कि क्या क्या ख़रीदी हैं। देखिए, ये पाकिस्तान के कानून के अंदर दर्ज है कि जो आपको फॉरेन डिग्नेटरीज़ या दीगर ममालिक के सरबराहान जो आपको स्टेट गिफ्ट्स देते हैं वो तोशा खाना में जाते हैं, उसकी एक 25% या कुछ परसेंटेज है प्राइस दे के आप उसको ख़रीद सकते हैं। ठीक है, ये गलत नहीं है, ये गैर कानूनी नहीं है, ना गैर आइनी है। लेकिन आप अगर उनको अपने एसेट्स के अंदर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने आपको हर साल जमा कराने होते हैं, उसमें अगर आप सही डिस्क्लोजर नहीं करेंगे, दैट कैन लीड टू योर डिस्क्वालिफिकेशन। ठीक है, ये समझने की बात है। अब ये जो बात अभी आप कर रहे हैं ना कि ये जो बात की गई कि जी अगर हम डिस्क्लोज करेंगे कि क्या क्या चीज़ें ख़रीदी हैं तो खारजा पॉलिसी के ऊपर या खारजा ताल्लुकात के ऊपर असरात हो जाएंगे, ये PTI का स्टैंड था, ये इमरान खान साहब का स्टैंड था, या आसिफ अली जरदारी साहब, शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहबा या यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का स्टैंड नहीं है। देखें, इम्पॉर्टेंट बात क्या है, ये तोशा खाना केस आया कैसे? ये तोशा खाना केस तो बेचारे मरहूम शहीद जो हैं अरशद शरीफ साहब लेकर आए थे ये सारे कागजात। और ये शुरू किस तरह हुआ था? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत एक जर्नलिस्ट ने ये इन्फॉर्मेशन मांगी थी, जिसके ऊपर पूरी कैबिनेट डिवीजन ने इसको रजिस्ट किया। ये मामला फिर कोर्ट में गए, कोर्ट से जब ये फैसला आया कि जनाब ये डिस्क्लोज किए जाएं, तो जब ये मामला खुला, वरना तो ये मामला खुलता ही नहीं। अब बात ये है कि अगर मैं कोई चीज़ ख़रीदती हूँ, मैं दो चीज़ें ख़रीदती हूँ और उसमें से एक, मैं एक पार्लियामेंटेरियन हूँ, मेंबर हूँ सिंध असेंबली की, अगर मैं अपने एसेट डिक्लेरेशन के अंदर जो मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हर साल 31 दिसंबर से पहले मुझे जमा कराने होते हैं, मैं उसमें कहूँगी जी मैंने एक घड़ी ख़रीदी, लेकिन साथ में जो मैंने अंगूठी ख़रीदी वो मैं नहीं बताऊँ, और अगर वो पता चल जाए, डिस्क्लोज हो जाए, शर्मिला साहब, लेट्स गो स्ट्रेट टू द पॉइंट। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को अपनी तमाम तफसीलात पब्लिक करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? अरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की बात नहीं है, हर इलेक्टेड मेंबर को लाजमी है कि वो अपने एसेट्स और अपने स्पाउस के और डिपेंडेंट लोगों के एसेट्स उसको डिक्लेयर करने हैं। इसमें कोई भाम नहीं है, इट्स नॉट अ चॉइस।
ठीक, मतलब ठीक, देखें, अगर मैं हूं ना, मुझे अपने स्पाउस के बताने हैं। अगर मेरे बच्चे मुझ पे डिपेंडेंट हैं और उनके नाम पे कुछ एसेट्स हैं, लायबिलिटीज़ हैं, वो मुझे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दर्ज करके बताने हैं। मेरे पास चॉइस नहीं है कि मैं ना बताऊं। दिस इज नॉट अ चॉइस। ओके, आबिद शेर अली साहब सवाल कर रहे हैं ना कि बताने चाहिए कि नहीं, बताने हैं और बताते हैं, बताने हैं। ठीक है आबिद शेर अली साहब, आमिर रियाज साहब ने एक नुक्ता जो है वो आज सलमान शहबाज साहब के हवाले से भी उठाया कि सलमान शहबाज साहब को आज बरी कर दिया गया केस के अंदर। इससे पहले हमजा शहबाज को भी बरी हुए, शहबाज शरीफ साहब खुद भी बरी हुए। वो कहते हैं कि एहतसाब जो है वो सिर्फ एक ही शख्स का हो रहा है, बाकी तो बरी होते जा रहे हैं तमाम केसेस में। इमरान खान साहब भी ये कहते हैं कि जनाब ये हुकूमत में आए सिर्फ अपने आप को केसेस से निकालने के लिए। मैं अपने इन मोहसिन को बताना चाहता हूँ कि ये बातें बड़ी करते हैं। लीमा बाजी के क्या बाप दादा जागीरदार थे जिनको साकिब निसार ने 4 करोड़ रुपए का कहा जी कि आप जुर्माना दे दे, बाकी सारी चीज़ें लीगल हो जाएंगी। क्या वो जदी पुश्ती अमीर थी? कहते जी सिलाई मशीनें चला के इन मोहतरम को बताएं कि बिलियन 3 नवाज शरीफ ने नहीं लगाए थे, BRT नवाज शरीफ ने करप्शन नहीं की थी, ये मौलम जब्बा केस नवाज शरीफ पे नहीं बना था, ये पेट्रोलियम मसनूआत का जो बाबर नदीम बाबर को ये लेकर आया था वो नवाज शरीफ ने नहीं लगाया था, ये जो आटे का स्कैंडल बना, चीनी का स्कैंडल बना, इंसाफ को बताएं अद्वियात का स्कैंडल बना, क्या वो नवाज शरीफ के वजीर थे? क्या वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के वजीर थे? जो इसकी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने फैसला दिया शुगर माफिया के खिलाफ, आटा माफिया के खिलाफ, अद्वियात माफिया के खिलाफ, पेट्रोल मसूलियत, ये सवाल करने थे, इनसे पूछें। क्या इनसे पूछे? इनके उस वक्त चीफ जस्टिस साकिब निसार थे, इनके चीफ जस्टिस उस वक्त खोसा साहब थे, उन्होंने इनकी मर्जी के फैसले दिए, इन्हीं के लोग एक पेज के ऊपर थे, इन्हीं के लोग उस वक्त ये थे। क्या तहकीकत करके लाए कि जी सलमान शहबाज ने जब फलान आदमी ने मनी लॉन्ड्रिंग की बताते ही उस वक्त? क्या ये कहते रहे एक पेज पे हैं? 10 वॉल्यूम इन्होंने तहकीकात की, अरबों रुपया इन्होंने पाकिस्तान का झोंका, 32 अरब रुपया इनको हर्जाना देना पड़ा वो वहाँ पर बरतानिया की अदालत में। क्या वो नवाज शरीफ लेकर गया था वो केसेस को वहाँ पे? इंसाफ से पूछे कि वो 32 अरब रुपए का जिम्मेदार कौन है? इंसाफ से पूछे। मैं सर ये सवाल करता हूँ, मुझे एक ब्रेक लेनी है आबिद भाई, मुझे एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद सब ब्रेक के बाद ये मैं सवाल रखता हूं सामने और इसको डिस्कस करते हैं, और साथ ही साथ ये जो खबरें आना शुरू होगी कि इलेक्शन भी डिले हो सकते हैं, आखिर इसमें कितनी सदाकत है, बात करते हैं ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब कुछ सियासी मामला जो आने वाले हैं जरा उसके बारे में भी बात करते हैं। आमिर रियाज साहब से मैं आगाज करूंगा। आमिर साहब, मरियम नवाज साहिबा की वापसी की बातें हो रही हैं कि मरियम नवाज साहिबा वापस आने जा रही हैं और पार्टी को रीस्ट्रक्चर रीऑर्गेनाइज करने का इरादा रखती हैं, लेकिन साथ ही साथ ये अफवाहें क्यों फैली हुई हैं कि जनाब इलेक्शन डिले भी हो सकते हैं, ये वक्त नहीं है इलेक्शन करवाने का, और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है हो सकता है इलेक्शन मजीद डिले हो जाएं। ये सदाकत है सर इन खबरों में? अच्छा मंसूर, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं वो जो आबिद शेर अली साहब ने बहुत सारे सवालात मुझसे किए, बड़े भले इंसान हैं, पर मैं उनसे 2 गुजारिशात करना चाहता हूँ। पहली ये कि देखें हम सहाफ़ी हैं, मैं कोई इमरान खान की पार्टी का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ कि मैं उसकी वजाहत करूँ। मैंने बतौर सहाफ़ी मेरा उसमें प्रेमिस ये कि जी जो इल्ज़ामात लगे हैं शरीफ ख़ानदान पे लगे हैं और बड़े मतलब है सॉलिड किस्म के वो हैं, तो आपको तो उनका जवाब देना चाहिए। आप कहें कि नहीं जनाब एवनफील्ड जो है बड़े मतलब है इस पैसे से हमने ख़रीदा, ये उसकी मनी ट्रेल थी, आप बता दें। ये हम तो ये सवाल कर रहे थे, अब मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई और ये नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, उनका पूरा ख़ानदान माशाल्लाह बहुत ही ईमानदार तरीन लोगों पर मुश्तमिल है, उन पर जितने इल्ज़ामात हैं किकबैक के, कमीशन के, मनी लॉन्ड्रिंग के, फला ढिमका, सब गलत हैं। ये आपका जवाब होना चाहिए था, क्योंकि मैंने ये सवाल उस पैराए में रखा था। उसी तरह मतलब है कि अगर आसिफ अली जरदारी साहब पे बहुत सारे इल्ज़ामात खुद आपकी जमात ने लगाए थे और कस्में लगा के रख के उन्होंने अपने वो इल्ज़ामात लगाए थे, तो आप कहते हैं कि भी बहुत ईमानदार आदमी थे, बहुत अच्छे आदमी है, सिंध में कभी करप्शन नहीं हुई, सिंध जो है बड़ी ईमानदारी से चलता है, यहाँ पर कुछ नहीं होता, सारे पैसे जो होते हैं वो उसके नेशनल किटी के वो अवाम की फलाह और बहबूद के लिए लगते हैं, तो मान लेंगे, तालियां बजाएंगे आपकी बात। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती है कि एक अगर सवाल किया जाए तो उसके जवाब में कहते हैं दूसरों पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं, अपनी वजाहत नहीं करते। एक तो ये बात हो गई। अच्छा, दूसरी बात यकीनन इलेक्शन इसको बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। जी 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 मंसूर हुकुम। ये आमिर साहब मेरी बात सुनिए। जी जी क्या जो आपके उस वक्त के चीफ जस्टिस थे साकिब निसार थे, जस्टिस खोसा साहब थे, आपके मत बोले, हमारे आपके दोनों के थे। अर्ज सुनने मेरी प्लीज, अर्ज सुने आप अर्ज सुने। 3.5 साल 4 साल इमरान खान हुकूमत में रहा, 4 साल गला फाड़ फाड़ के कहता रहा, सारा निज़ाम एक पेज पे था,
सारी ये जो साकिब निसार और खोसा की अदालतें उनके इशारों पे चलती थी, इमरान खान के और जिनके भी इशारों पे चलती थी, क्या मैंने रोका था कि नवाज शरीफ के खिलाफ आपने मरियम नवाज साहिबा को हथकड़ी लगाते हैं, जेल के अंदर वो अपने बाप को मिलने चाहती है, बेकसूर मरियम नवाज साहिबा 1.5 साल जेल के अंदर रहती है, नवाज शरीफ साहब जेल के अंदर रहते हैं, अभी भी आप रो रहे हैं टीवी के ऊपर बैठ के वो सजाएं नहीं भुगते, आप बात करते हैं आमिर साहब, फिर आप प्लीज मुदल्लल तरीके से आप एविडेंस प्रोड्यूस करें। आप ये इल्ज़ाम, आप ये सोचा छोड़ देते तो आप मुझे कहिए कि मैंने तो सिर्फ बतौर सहाफ़ी सवाल किया है, मैंने भी बतौर पीएम आपसे मैं सवाल कर रहा हूँ। नहीं, आप भागने नहीं दूंगा आपको मैं, आप इस चीज का जवाब दें कि आप बतौर सहाफ़ी आप अदालत में जाएं, अदालत में जाके कहें कि ये एविडेंस मैं लेकर आया हूं, फिर आप मेरी लीडरशिप के ऊपर बात करें। आप हवा में बैठ के फूल जड़िए ना छोड़ें यहाँ पे बैठ के, आप जो जिस जबान में सवाल करेंगे अगर आप अपना एनालिसिस देते मैं आपको जवाब देता। आपने मेरी लीडरशिप के ऊपर टीवी के ऊपर बैठ के इल्जाम लगाया है, आप ऊपर से कहते हैं कि आप किसी सियासी पार्टी का झंडा नहीं उठाते, आपने बातों में आपने मेरी लीडरशिप के आप बनाए एक सेकंड सुने, कमेटी बनाए, खाना से लेकर हर चीज कमीशन बनाए, जिन्होंने पाकिस्तान का पैसा लूटा, जिन्होंने पाकिस्तान को चोरी की, आप उसका एहतसाब करें। आए कमेटी बनाए, कमीशन बनाते हैं, आप भी पेश होते हैं, हम भी पेश हो जाते हैं। तोशा खाना से लेकर मैं दो बातें करके फिर आपके सवाल पे आ जाता हूं। फायदा नहीं उठाएं, ये कोई और बंदा नहीं बैठा आपके सामने। दो बातें कर दूं आमिर साहब के गोशगुजार। देखिए, इल्जाम मैंने नहीं लगाए, मंसूर ने नहीं लगाए, शर्मिला ने नहीं लगाए, इल्जाम लगाया तो मतलब हमारे इदारों ने लगाए थे भाई, वो जरदारी साहब की हुकूमत ने लगाए थे जो आपके सबसे बड़े इत्तेहादी हैं, तो मैंने नहीं लगाए। मैं तो जो इल्जामात मुझे बताए गए आबिद भाई, जो इल्जामात लगाए गए मैं तो वो दोहरा रहा हूँ, आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। अब आप सुनने के लिए आप तैयारी नहीं होते तो हम क्या करें, हम मजदूर लोग। 4 साल आज पाकिस्तान का जो खमियाजा भुगत रहे हैं वो 4 सालों में जेलें डालने से आज पाकिस्तान का आप लोगों ने बेड़ा कर रखा है। बहुत सारे उनकी बात सुन लेना कि अगर ये ना होता तो यूं होता। आबिद भाई उनकी बात तो सुन ले जी। अच्छा मंसूर, मैं भी बात कर चुका, मैं वही आपके सवाल पर आता हूं। आबिद साहब हमारी भी सुन लेना। इमरान खान इक़्तिदार में रहा 4 साल, आपको एक दिन का पाकिस्तान के साथ। अरे तो भाई आप लोग भी इक़्तिदार में इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई करें, हमने किसी ने नहीं रोका आपको। आप लोग इक़्तिदार में इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई करें, जवाब देना होगा। आमिर साहब साहब मैंने नहीं लगाए, रियासत पाकिस्तान ने लगाए, हमारे इदारों ने लगाए। अब ये और बात है कि प्रोसिक्यूशन गलत हो गई, आपने बदल दिए, आपने अकाउंटेबिलिटी लॉ को बदल डाला। मतलब ये तो फिर बिल्कुल अलग बात है कि आप लोग कहेंगे चोरी नहीं है, नैब के कवानीन को किसने बदला, हमने बदला, आपने बदला। अगर ऐसे होता आप चलाते मुकदमे, अपने आप को बरी करवाते, आपको तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस बदले ना यार, ये ना करें। 90 दिन के बाद मैं आपको आपको मैं अदालत में पेश करता हूँ, क्या ये इंसाफ किया आपने? 90 दिन के बाद आप खानदानों की मुलाकात करते हैं, 90 दिन आप मुझे क्यों कह रहे हैं, इलीगल आप मुझे फौज पाकिस्तान से बात करें, 90 दिन का हमें तो जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसकी बेस पे बात कर रहे हैं, और वो तमाम की तमाम हमारे साथ एक खातून मौजूद है, शर्मिला फारूकी साहब, मैं उनसे सवाल कर रहा हूं। असेंबली लग रही है, मैं चुप हो रहा हूं। आबिद साहब, आपके कोई आपकी ये कोई मीडिया टॉक नहीं हो रही, आप मेरी पार्टी के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। आमिर साहब, आप साफी बने, साफी बन के आप सवाल करें। मैं नहीं लगा रहा, मेरी लीडरशिप के ऊपर मैं नहीं लगा रहा, मैं इल्जामात दोहरा रहा हूँ। वो इल्जामात आपके ताजों ने आप पे लगाए, वो इल्जामात जनाब अदालत ने आप पे लगाए, मैंने थोड़ी कहा, सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम माफिया कहा है, मैं तो कोर्ट कर रहा हूँ खाली, मैंने नहीं कहा कुछ, मैं तो कोर्ट कर रहा हूँ। पाकिस्तान ने कहा कि तस्लीम माफिया है, हम क्या कर सकते हैं? मुझे इजाजत दीजिए, आप अपना घर भी लिख के दे देंगे कि ले जाए। 90 दिन वो आप दोनों से रिक्वेस्ट है, नैब की हिरासत में, आप दोनों से बड़े काबिल एहतराम है दोनों, आप दोनों से रिक्वेस्ट है
मुझे शर्मिला फारूकी साहिबा से सवाल करने दीजिए, वो भी इंतजार कर रही हैं अपनी बारी का। शर्मिला साहिबा, यहाँ पे आमिर जाद साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस पे भी सवाल किया कि बेहतर नहीं है कि आप लोग अपनी परफॉर्मेंस का जवाब दीजिए। अभी जो बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं कराची के अंदर, उसके ऊपर सब लोग उंगलियां उठा रहे हैं, कोई भी उससे खुश नहीं है, सब धांधली का रोना रो रहे हैं। और कई सहाफियों ने तो ये भी कहा कि ये सारे बल्दियाती इलेक्शन दोबारा होने चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अपने ऊपर बड़े संगीन इल्जाम हैं जी। खान साहब, मुझे नहीं पता कि क्यों सारी जमातें जो हैं इसमें धांधली की बात कर रही हैं, क्योंकि जहाँ तक पीटीआई का ताल्लुक है, वो तो अगर वो इलेक्शन ना जीतें तो इसका मतलब है कि धांधली है। वो इलेक्शन ना जीतें तो इसका मतलब इलेक्शंस को नल एंड वॉइड होना चाहिए। हम बारहा ये बात कहते थे कि कराची के अंदर और इसी तरह दीगर सूबों के अंदर पीटीआई की परफॉर्मेंस बहुत डिसमिल रही है, बिलखुसूस कराची में। चलें, कराची के बल्दियाती इंतखाबात की बात हो रही तो मैं कराची की बात कर लेती हूँ। हम ये बात करते थे कि कराची में जो पीटीआई के इलेक्टेड नुमाइंदे हैं वो हमें कहीं नज़र नहीं आते। अच्छे में, बुरे में, सैलाब में, बारिशों में हमें कभी नज़र नहीं आते। इमरान खान साहब खुद कराची का दौरा शायद ही उन्होंने 3 साल में कोई एक आध दफ़ा किया। सुबह आते थे, शाम में चले जाते थे, और आते भी थे तो गवर्नर हाउस में बैठते थे। कराची के साथ वादे किए गए 1100 अरब रुपए देंगे, फलां देंगे, आया एक ढैला भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। कराची में पीटीआई की हुकूमत ने इमरान खान अंडर हिज लीडरशिप एज प्राइम मिनिस्टर, कराची में किसी किस्म के कोई फंड्स नहीं आए, कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। ये एक हकीकत है, लोगों ने देखा। एक वक्त था जब पीटीआई को लोगों ने वोट दिया कराची में से, और आप यकीन करें मैं उनसे पूछती थी कि आपका कैंडिडेट कौन है, उसका हमें नहीं पता कैंडिडेट कौन है, बस हमने बल्ले को वोट दे दिया। अब उन्होंने कहा हमने बल्ले को वोट नहीं देना, और नहीं दिया। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि कराची में पीपल्स पार्टी ने काम किया, शाराएँ भी बनाई, सेवरेज का निज़ाम भी बेहतर किया, सफाई की भी मामलात बेहतर किए, लोगों को नज़र आया। देखिए, लोग बड़े बाशऊर हैं सियासी तौर पे। लोगों को अब ये ना समझे कि आप बेवकूफ़ बना के कोई एक बयानिया ले लें, कोई रेटोरिक ले लें, उसके ऊपर आप करें। हमने कराची में क्या, हमारा स्लोगन क्या था, हमने कहा कराची इज़ फॉर एवरीवन। आप लसानी बुनियाद पे, आप मजहबी बुनियाद पे इसके ऊपर वोट ना दें, सियासी बुनियाद पे वोट ना दें। आप कैंडिडेट देखें आपके इलाके में उसने काम किया है कि नहीं किया है, इस तरह वोट मिलाएं। और देखिए, हमारे साथ साथ जमात इस्लामी को भी वोट मिले, दे ऑल्सो हैव अ वोट बैंक, और उनको वोट मिले, उनकी सीटें आई हैं। लेकिन वो भी आपसे कंप्लेन कर रहे हैं। देखें, वो भी पीपल्स पार्टी से कंप्लेन कर रहे हैं कि जी धांधली हुई है। कोई धांधली नहीं हुई है। आप यकीन करें खान साहब, मेरी ड्यूटी एक डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में, कराची के डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर थी। मैं खुद हैरान थी बहुत सारी जगह पे कि पोलिंग स्टेशंस के बाहर पीटीआई के जो कैंप्स थे वो खाली थे, लिटरली खाली थे। और ये तो बात अभी मेरा ख्याल है कि संडे की बात है या पिछले हफ्ते की बात है। मेरे साथ एयरवाई के शो के अंदर इमरान इस्माइल साहब बैठे थे और उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि खान साहब भी बात मानते हैं कि हमारे तंजीमी निज़ाम भी गलत हैं और हमने वो काम नहीं किया कराची में जो हमें करना चाहिए था। उन्होंने खुद एतराफ़ किया मेरे साथ बैठ के एक शो के ऊपर। लेट मी रेज दिस पॉइंट्स। ये तो हकीकत है, दे नो द प्रॉब्लम। अब इसके ऊपर दूसरी चीज़ ये है कि देखिए जी, कंप्लीट कीजिए। इतना अंडर एस्टिमेट ना करें ना पीपल्स पार्टी को, ये गलत है। पीपल्स पार्टी काम करती है, पीपल्स पार्टी डिलीवर भी करती है, और हमने कराची में डिलीवर करके लोगों को दिखाए, इसीलिए हमें वोट मिले, इसीलिए हम वहाँ से बल्दियाती इंतखाबात वी आर द लीडिंग पार्टी ओवर देयर। सो और हमें अब इंशाल्लाह मौका मिला है तो हम और मजीद काम करके देंगे। आमिर जाद साहब, ये वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मतलब इमरान इस्माइल साहब ने एक्चुअली एक शो के अंदर एक्सेप्ट किया कि हाँ जी हमारी अपनी वीकनेसेस थी, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो पार्टी की जो पॉलिसीज़ थी वो ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से मतलब जो उनके मुखालिफिन हैं वो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि जनाब इनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि जो इलेक्शन ये हार जाएँ उसको कहते हैं धांधली हुई है, जो इलेक्शन ये जीत जाएँ उसमें कहते हैं हाँ जी बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है। तो इनके इल्ज़ामात को सर कितना सीरियसली लिया जा सकता है? देखिए मंसूर, मैं ये एग्री करूंगा बिल्कुल कि उनके तंजीमी ढांचे पे हम सब लोग क्रिटिसाइज़ करते थे कि जितना फाल हो सकते हैं वो नहीं थे, पीटीआई वाले नहीं थे, बिल्कुल इस पे एग्रीड। लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही है ना कि जो डिलिमिटेशन के मामलात से, यानी कि हम पहले लड़ा करते थे कि भाई औरतों की आधी गवाही नहीं होनी चाहिए, यहाँ 3 कराची वालों को आपने एक गिना, 90,000 की कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई, एक 20,000 की बनाई। जो प्री पोल आप लोगों ने मैनिपुलेशन की, मैनेजमेंट की, वो क्या था? और उसकी वजह से
मैं नहीं कह रहा, आपके इत्तेहादी इनकी पार्टी के लोग जो हैं, मतलब इनके जो इत्तेहादी फेडरल गवर्नमेंट में एमक्यू वाले बैठे हैं, वो क्यों छोड़ के चले गए? क्या वजह है? उन्होंने क्यों बॉयकॉट किया? वो मतलब है आपके इत्तेहादी है ना, तो कह दे इत्तेहादी नहीं है, तो भाई उनको इतराज़ है। जमात इस्लामी का उस तरह से पीपल्स पार्टी से टसल नहीं है। वो कह रहे हैं कि अब मुझे बात करने थे 11 और 12 फॉर्म के अंदर वो रिकनसाइल नहीं हो रहे, इसलिए नहीं हो रहे कि जो आरोज हैं सारे, वो सारे के सारे सिंध गवर्नमेंट के एंट्रेंच पार्टी के उनके आबरू के इशारे पे फैसले करते हैं। और एक और बहुत बड़ी बात है कि इतना कम टर्नओवर हुआ है वहाँ पर कि लोग बिल्कुल इंडिफरेंट थे। और ये जो पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी की बात हो रही है, शर्मिला साहिबा, आप हम चले कराची के अंदर बगैर स्कॉट के एक बार हम गाड़ी में घूमते हैं, हम देखते हैं डिफेंस से लेकर कोरंगी औरंगी देख के आते हैं कि क्या सूरत हाल है, कूड़े की क्या सूरत हाल है, आवारा कुत्तों की क्या सूरत हाल है, मुजरिमों की क्या सूरत हाल है, ट्रांसपोर्ट की क्या सूरत हाल है। आखिर में अगर आप 4 बसें कहते हैं ना इतने बड़े शहर के लिए चला दें, मैं मिसालन कह रहा हूँ, हो सकता है कि अदद 80 हो, 100 हो, वॉटेवर, तो भाई वो कहते हैं टू लिटिल टू लेट। आप पानी का मसला हल नहीं कर पाए, आप मतलब है आमिर साहब what you're saying is जी भाई आमिर साहब what you're saying is के जो हालात हैं वो ये बताते नहीं हैं, ये हो नहीं सकता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट पड़ा हो। दिस इज व्हाट यू सेइंग? जी मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी का बड़े छंबे की बात है, बड़ी खुशगवार कह लें या बातों को खुशगवार हैरत हुई है, बात जो है बड़े वो है। शर्मिला साहब वांट्स टू रिस्पॉन्ड। आ गया सर, पॉइंट आ गया। शर्मिला साहब वांट्स टू रिस्पॉन्ड। शर्मिला साहब यू गॉट 30 सेकंड्स, मुझे आगे जाना है फिर। शर्मिला साहब जी, शर्मिला साहब मैं तो ज़िया साहब को दावत दूंगी कि वाकई कराची आए, मेरे मेहमान बने और मेरे साथ चलें, जो जिन कराची कर रहे हैं वहाँ कराची में, हाँ तो चलें मेरे साथ, चलें इन तमाम जगहों पे जहाँ पे आपने नाम लिया है, मेरे साथ चलें और देखें कि क्या यहाँ पर मामलात बेहतर नहीं हैं, सफाई के मामलात बेहतर नहीं हैं, क्या यहाँ पर शाराएं नहीं बनी, क्या यहाँ पर सेवरेज का निज़ाम बेहतर नहीं हुआ। अब आप मैं ये कहूँगी बेटर लेट देन नेवर, मैं ये कहूँगी बेटर लेट देन नेवर। देर आए दुरुस्त आए, आए तो सही ना, देर आए दुरुस्त आए तो सही ना। लेकिन जो वादे जिन्होंने किए थे, मैं जरा आबिद शेर अली साहब से एक सवाल किए थे, इजाजत दीजिएगा, एक अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट। आबिद शेर अली साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो आबिद शेर अली साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो चलें इलेक्शन जीत गई, वो जैसे भी है उसके ऊपर उंगलियां उठ रही हैं, लेकिन चलें इलेक्शन तो वो जीत गई, मतलब काफ़ी बड़ी तादाद में जो है वो नंबर निकालने में कामयाब हो गई। मरियम नवाज साहबा वापसी आ रही हैं। मुस्लिम लीग नून के हवाले से पंजाब के बारे में कहा जाता है कि जनाब ये अब मुस्लिम लीग नून का गढ़ नहीं रहा, पंजाब गया मुस्लिम लीग नून के हाथ से। सर आप लोग किस तरह रिकवर करेंगे ये बताइए। देखिए जी मंसूर साहब, इंशाअल्लाह ताला मरियम बीबी के साथ साथ महीने 1.5 महीने के वक्फे से इंशाअल्लाह ताला नवाज़ शरीफ साहब भी रमज़ान से पहले पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला आएंगे। ये मुल्क और ये सूबा हमारा है। जो बुज़दार साहब की परफॉर्मेंस पे तो ये मेरे भाई आमिर ने बात नहीं की कि जो कूड़स्तान का मलबा बना दिया लाहौर जैसे शहर को और बड़े बड़े शहरों को। देखिए सियासत है, सियासत में हमारे साथ डस्के में जो वाक़यात हुए, खानेवाल में जो वाक़यात हुए, धुंधाई डब्बे उठा के ले गए, वो एक अपनी जगह। देखें हमारी पार्टी के अंदर, हमारे लोगों के अंदर बहुत सी चीज़ें हैं। आपने सही फरमाया कि हम इंशाअल्लाह ताला अपनी जो कमज़ोरियाँ हैं, खामियाँ हैं, उसको रिकवर करेंगे और इसका रिज़ल्ट इंशाअल्लाह ताला आपको इलेक्शन में देंगे, डिलीवर करेंगे। जो वक्ती तौर पर PTI की हुकूमत का गन था, हमने अपने कंधों पे लिया। महंगाई, बेरोज़गारी, बहुत सारे ऐसे मामलात हैं, मुआशी मामलात हैं जिनसे लोगों में परेशानी है, इसमें कोई दो राह नहीं है। लेकिन सर खान साहब 70 हल्कों से इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे आबिद भाई? 70 हल्कों से वो कह रहे हैं मैं इलेक्शन इंतखाबात लड़ने के लिए तैयार हूँ। हम 170 हल्कों से भी इलेक्शन लड़ेंगे, 242 हल्कों में भी इलेक्शन लड़ेंगे, 362 हल्कों में से भी इलेक्शन लड़ेंगे, बल्दियात का इलेक्शन भी लड़ेंगे, अवाम की ताकत से लड़ेंगे। और हमारी ये देखे जो इलेक्शन हुए हैं, इसमें ना हमने रोना रोया, हमारी प्री इंजीनियरिंग हुई, हमारा इलेक्शन चोरी हुआ 2018 में, हमने उस पर जो भी हुआ हो गया। लेकिन हम अपने जो मामलात हैं, जो हमारी कमी कुताहियाँ हैं, हम इंशाअल्लाह ताला बेहतरी करके हम आवाम के पास जाएंगे। पाकिस्तान की आवाम, सूबा पंजाब की आवाम जो वो फैसला करेंगी, हमें वो मंसूर भाई मंजूर होगा।
लेकिन हम इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान को बहुत अच्छी बात, बहुत शुक्रिया आबिद शरीफ साहब आपका, शर्मिला फारूकी साहब आपका, आमिर जाज साहब आपका। मेरे ख्याल में इस प्रोग्राम के आखिर में जो लाइन आई है आबिद शरीफ साहब ने जो कहा कि जो भी फैसला हो अवाम का, वो चाहे मुस्लिम लीग नून के हक में हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक में हो, उस अवामी फैसले को सबको कबूल करना चाहिए। जमहूरियत का हुस्न ही इस बात के अंदर है कि अवाम जो राय दे, अवाम जो कह दे कि ये हमारा हुक्मरान है, उसको फिर सब कबूल करें। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।